हेलो गाइस। तो हमारी वीडियो जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लास्ट लेक्चर जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, यानी न्यूट्रॉन की, जिसकी डिस्कवरी की है किसने, चैडविक, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोटॉन की भी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की है, थॉमसन। ठीक है, याद रखना आपने, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, और प्रोटॉन की जो खोज की वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने कब की, 1886 में। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन की खोज की है वो की है चैडविक ने। ठीक है, जो हम अभी पढ़ ही रहे थे 1932 में। ये जो होता है न्यूट्रॉन, जो होता है न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी सी बात इसमें याद रखनी कि ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, और इसमें जो होता है न्यूट्रल जो ये रहता है। ठीक है, और खोज किसने की है इसकी, ये की है चैडविक ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था कौन सा, अब देखो न्यूट्रॉन की खोज इसने की और ये 1935 में की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, 35। अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की। ठीक है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, देखो यहाँ पे नेम दिए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तो होते हैं हमारे सब एटॉमिक। प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो है जीरो होता है, इसका ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें जो है, यानी जो इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन, इसका पी है, इसका एन है। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, लोकेशन कैसी होती है इनकी, लोकेशन इन द एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन की अगर लोकेशन बताऊं मैं, तो ये कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन मिलेंगे। और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, इन द न्यूक्लियस, ये भी इन द न्यूक्लियस होंगे। चार्ज कैसा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो यहाँ पे चार्ज कैसा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रहने वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल ही रहेगा। अगर रिलेटिव मास की बात करें तो इसका रिलेटिव मास कितना है, ये जो टेबल में दिया गया आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, 1/1840। ठीक है, और इसका 1 और एक्चुअल मास इसका 9.11 इंटू 10⁻⁻28। इसका 1.67 इंटू 10⁻24। इसका है 1.67 10⁻⁻24। ठीक है, यानी इसमें कुल मिला के बात करें कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं, हमारे न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बनाते हैं हमारे न्यूक्लियॉन। ठीक है, यानी इसमें जो है, जो परमाणु के नाभिक होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर कितने होंगे, दो तरह के पार्टिकल्स। ठीक है, दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी जेड से डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ये क्या बताता है हमें कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, ये हमें बताए। न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या बताता है हमें, ये बताता है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस के अंदर कितनी है। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बताता है, कौन, एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम जो है, ठीक है, यानी प्रोटॉन्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल एटम में जो है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में जो है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल एटम की बात करें, यहाँ देखो प्रोटॉन्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज, यानी इसमें जो है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, ठीक है, अगर मान लो प्रोटॉन, हाइड्रोजन की बात की है, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी H,
तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, एक ही तो है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, तो 1 ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में जो है प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, 6 ही है। और जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास, वो भी 6 ही होंगे कार्बन के पास, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये बात की गई इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं मास नंबर की, ठीक है। ये तो हो गया जी हमारा एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं मास नंबर की, यानी द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मास नंबर हमें क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या ये हमें बताता है। यानी न्यूक्लियस के टोटल हैवी पार्टिकल ये हमें बताता है, क्या बताता है, न्यूक्लियस के टोटल हैवी पार्टिकल्स बताता है, ठीक है। बस यही बात की गई इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस के हैवी पार्टिकल यानी मास नंबर क्या बताएगा, इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कार्बन एटम ही ले लेते हैं, कार्बन एटम ले लो, ठीक है। तो कार्बन एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो टोटल मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर हमारा हो जाएगा 6 + 6 यानी 12। तो कार्बन का जो है मास नंबर कितना रहता है, 12 रहता है, ठीक है। यानी आपने याद रखना है एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं जेड, फॉर्मूला भी पूछ लिया जा सकता है। और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे आपने तो ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर्स जो थे उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। ये साइंटिस्ट थे हमारे डेनिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो बोहर ने क्या बताया था, इनका मानना, देखो इन्होंने प्रपोज किया, इनका जो एटॉमिक मॉडल था, इन्होंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली नहीं घूमते हैं, जैसे अभी तक तो जैसे या फिर ऐसे ऐसे घूम रहे थे गोल गोल या फिर अंदर बाहर। इन्होंने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो कभी भी रैंडमली नहीं घूमते बल्कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल में घूमते हैं, एनर्जी लेवल शेल में घूमते। देखो ये कैसे घूम रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल में ये घूमते हैं, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम ही खराब कर दिया, आपने अगर समझनी भी होगी तो भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो इसमें जो है यानी इन्होंने क्या बोला कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल में घूमते हैं ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, की इलेक्ट्रॉन जो निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं, ये इन्होंने बात की थी। यानी हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है। देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड पाथ कौन सा, ये वाला, इसके लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, हर यानी सबके लिए अपने अपना जो अलग अलग जो है पाथ होता है, सबके लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है। इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, जैसे एक आता है हमारा के शेल, एक आता है एल शेल, एक आता है एम शेल, एक आता है एन शेल। इनके ये इसके लिए पाथ अलग अलग है, ये हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन दिखा रहा है, न्यूट्रॉन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो इसमें जो है एनर्जी, इसमें क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब ऊर्जा का जब अवशोषण कब होगा, अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है। यानी नीचे वाली शेल क्या करेगी, यहाँ पे देखो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं और ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यानी जो नीचे वाली शेल होती है वो ऊपर वाली शेल से कैसी होती है, ऊपर वाली चली जाता है, ऊपर वाली जो है नीचे वाली में आ जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बताई गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी नेक्स्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी हमारी, जो बोहर के जो मॉडल में हम पढ़ते हैं, बोहर और बरी के इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बोहर्स एंड बरी स्कीम, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का शेल होता है वो कौन सा होता है, के शेल मैंने आपको बोला, एल शेल, एम शेल और एन
शेल की बात की थी। तो इसमें जो कैसे अरेंजमेंट होता है, तो इसके अंदर जो के शेल में कैसे अरेंजमेंट होगा, एल शेल के अंदर कैसे होगा, एम शेल के अंदर एन शेल, तो इसी को तो हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोला जाता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये हमें बताता है ये शेल जो, ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं के शेल की बात करूँ, फर्स्ट सबसे पहले के शेल में जो हमारा फर्स्ट शेल है के शेल में, तो इसमें क्या है हमारा फर्स्ट हमारा के शेल, सेकंड एल, थर्ड एम, फिर एन शेल। तो हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है हर शेल की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2n का स्क्वायर, कितने आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं के शेल में बात करूँ तो जहाँ पे n जो है हमारा शेल ऑफ नंबर बताएगा, n क्या बताएगा, शेल ऑफ नंबर, वेयर n इक्वल्स टू शेल ऑफ नंबर। तो इसमें के शेल में देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे के शेल में जो है n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 है तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर था, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी के शेल में जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकते, याद रखना है। के शेल के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। इसी तरह एल शेल की बात करें तो एल शेल में जो है n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इनकी जो कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। अब इस देखो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं के शेल और एल शेल, ठीक है। तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और एल शेल की है 8 इलेक्ट्रॉन की। इस तरह एम शेल की बात करें तो n इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। तो 3 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, और क्या 3 9 2 ज़ा 18, तो इसमें आ जाएगा एम शेल में आ जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और एन शेल में कितने आएंगे, n इक्वल्स टू 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, और 16 2 जा 30, तो एम शेल में होगी 32 शेल की इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, ठीक है। इसमें जो क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी आउटर मोस्ट शेल जो आपने ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं, ये इसको बोलोगे आप आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं। आउटर शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, अगर यानी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होने पर जो परमाणु कैसा रहेगा, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो चाहे शेल की कैपेसिटी ज़्यादा भी हो तो बाहरी शेल, लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। बाहरी शेल में हमेशा जो है, चाहे जितनी मर्जी कैपेसिटी हो, बाहरी शेल में जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, इस रूल को ही कहते हैं हम ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसी वजह से जो है एटम स्टेबल रहते हैं, ऑक्टेट रूल की वजह से जो है, वजह से क्या रहते हैं, एटम्स स्टेबल रहते हैं, ठीक है, स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की, ठीक है। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो आइसोटोप्स की बात करें तो केमिकली सेम, फिजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे, इसमें एटॉमिक नंबर कैसे होंगे, एटॉमिक जो नंबर होंगे वो कैसे होते हैं, आइसोटोप और आइसोबार में यही तो डिफरेंस है। इसमें जो आइसोटोप होते हैं उसमें जो परमाणुओं की संख्या कैसी रहेगी हमारी, वो सेम रहती है, एटॉमिक नंबर कैसे रहेंगे, सेम, बट मास नंबर कैसे रहेंगे, मास नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। और आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक जो नंबर होंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और मास नंबर जो है सेम रहेंगे, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। तो इसमें अगर जो है केमिकली सेम है, ठीक है, फिजिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका जो है एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर याद रखना आपने, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है Z और मास नंबर का मतलब होता है A, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है, तो प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो जो इसमें जो दिया गया है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है, ये सेम बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि क्यों सेम होती है, क्योंकि जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं,
सेम क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर सेम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और जो है फिजिकली प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि जो है मास जो है डिफरेंट होता है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी? डिफरेंट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर सेम इक्वल्स टू प्रोटॉन सेम। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, ठीक है। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, इस वजह से केमिकल बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात की कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स, यानी जो है यहाँ पे क्या करता है? केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो केमिकली डिफरेंट होता है, फिजिकली सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। ये यहाँ पे बात की गई। जैसे आपने देखा होगा आइसोटोप्स की, अगर मैं बात करूँ आइसोटोप्स, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका? प्रोटियम का। वैसे हम कर चुके हैं ये पिछली क्लास में। प्रोटियम का प्रोटॉन कितने होंगे? 1 और न्यूट्रॉन 0 और मास नंबर होगा 1, ठीक है। इस तरह ड्यूटीरियम और एक आता है ट्राइटीरियम। ड्यूटीरियम का प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन इसमें 1 होता है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और ट्रिटियम में कितना होता है? 1, इसमें होता है 2, तो 1 + 2 हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा 3। तो समझ गए? तो यानी सबका एलिमेंट कैसा है? एलिमेंट सबका क्या लिया हमने? हाइड्रोजन लिया। एलिमेंट सब में हमने हाइड्रोजन लिया, तो क्या था हमारा? एलिमेंट तो सेम था पर मास जो है सबके अलग अलग आ गए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग, यानी द्रव्यमान अलग अलग आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह आइसोबार्स भी होता है, ये हम कर चुके हैं। ये पता चल चुका है केमिकली डिफरेंट फिजिकली स्टेट, ठीक है। क्योंकि मास नंबर कैसा रहता है? सेम रहता है, इसलिए जो है केमिकली जो मास नंबर जो है सेम रहता है और एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट रहता है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो है केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इस पर, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो एलिमेंट जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम अब देखो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोबार्स का भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आर्गन, मान लो आर्गन पढ़ा है, आर्गन, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का? 18। और जो है, और इसमें लिया कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर। बट अगर मैं इनके मास की बात करूं तो मास नंबर दोनों का सेम होता है। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है? 40, और जो है इसका आर्गन का भी कितना होता है? 40। दोनों का कितना होता है? ये मास नंबर सेम ही होता है। तो मास नंबर दोनों का सेम है, तो एलिमेंट अलग अलग लिए हमने, बट मास नंबर सेम था, इसलिए हम इनको आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स यानी सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या समान, डिफरेंट मास नंबर, द्रव्यमान केमिकली सेम, रासायनिक गुण समान होते हैं। आइसोबार में क्या होता है? सेम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या सेम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अलग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज द लीस्ट मास? किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो किस सब एटॉमिक पार्टिकल का सबसे कम द्रव्यमान होगा इनमें से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियन? तो सबसे कम होता हमारा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज? तो कौन सा उप परमाणविक कण ऋण आवेशित होता है? नेगेटिवली चार्ज जिसमें होता है,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियॉन। तो किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। इसमें ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसमें जो है कोई सा भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस? कौन सा कण जो नाभिक के बाहर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा नाभिक के बाहर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ। किसी तत्व की पहचान किसकी संख्या पर निर्भर करती है? किसी तत्व की पहचान जो है किसकी संख्या पर निर्भर करती है? तो वो करती है हमारी प्रोटॉन की संख्या पर। नेक्स्ट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है किसने? जे थॉमसन ने। अच्छा क्वेश्चन नहीं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? तो वो दिया हमारा जे थॉमसन साहब ने। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर जो है एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर, या फिर इनसाइड न्यूक्लियस, या फिर एब्सेंट इन एटम। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? एम्बेडेड इन पॉजिटिवली स्फीयर। ठीक है, धन आवेशित गोले में धंसे रहते हैं, ये भी हमने बात की थी। विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस? किस प्रयोग से नाभिक की खोज हुई है? तो नाभिक की खोज किस प्रयोग से हुई है? वो हुई है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, किसी स्वर्ण पन्नी प्रयोग से जो उसकी खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रदरफोर्ड यूज्ड विच पार्टिकल इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? कौन सा पार्टिकल यूज किया था रदरफोर्ड ने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल वाला? तो इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल या गैमा? उन्होंने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए क्योंकि एटम इज सॉलिड, एटम इज नेगेटिवली चार्ज, या एटम इज पॉजिटिव मोस्टली एम्प्टी, या एटम हैज नो न्यूक्लियस। तो क्या आना था इसमें? एटम इज मोस्टली एम्प्टी। मैक्सिमम जो वहाँ पे अधिकतम जो परमाणु कैसे थे? खाली थे। नेक्स्ट है विच मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम? कौन सा मॉडल परमाणु की स्थिरता नहीं समझता? डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड या फिर बोहर्स मॉडल? तो कौन सा नहीं समझता है परमाणु की स्थिरता? जो नहीं समझता वो है हमारा बोहर्स मॉडल। ठीक है, कौन सा परमाणु नहीं समझता है? सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो नहीं समझता है डाल्टन, रदरफोर्ड। क्या है इसका? रदरफोर्ड मॉडल जो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी यूजिंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल? निश्चित ऊर्जा स्तरों द्वारा परमाणु की स्थिरता किसने समझाई है? तो किसने समझाई? वो समझाई हमारी बोहर्स जी ने। ठीक है, नील बोहर। आइसोटोप्स हैव सेम। आइसोटोप्स में सेम क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन या फिर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स में जो है सेम होते हैं एटॉमिक नंबर और डिफरेंट होते हैं मास नंबर। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ। समस्थानिकों में किसकी संख्या अलग होती है? तो एटॉमिक आइसोटोप्स में जो देखो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, तो अलग क्या होंगे उसमें? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 16। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम बिकॉज दे हैव सेम। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें समान क्या पाए जाते हैं? जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें सेम क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो वो कौन सा हमारा? वो है कार्बन 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम। समभारिक वह परमाणु होते हैं जिनकी समान होती है। देखो आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिनमें समान क्या होता है? मास नंबर जिनके सेम होते हैं। तो 18 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स? कौन सा युग्म समभारिक दर्शाता है?
H1H2 देखो हाइड्रोजन 1 और 1 2 ये क्या देखो इसमें हमारा आइसोबार्स होते हैं जिनमें हमारा एटॉमिक मास जो है सेम हो, तो वो किस में होता है आर्गन और कैल्शियम का, मैं अभी बताया था दोनों का 40-40 होता है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। मास नंबर इज इक्वल टू, मास द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है, तो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो के शेल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, के शेल में 2 थे और उसके बाद जो है एल शेल में कितने थे 8 और एम शेल में थे कितने 16 और उसके बाद एन शेल में थे 32, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द रूल यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का नियम कौन सा है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करने पड़ेंगे तो कौन सा रूल है 2n⁻2 रूल हम उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट, एन एटम विद कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, जिस परमाणु की बाहरी कक्षा पूरी भरी होती है वह होता है, जिसकी बाहरी कक्षा, ठीक है, बाहरी शेल जिसका पूरा भरा होता है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी इनर्ट नोबल गैसेस, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इज कॉल्ड, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑफ्टर रूल, अष्टक नियम, ठीक है। तो ये हमारे थे आज के 25 क्वेश्चन। हमारी जो ये वीडियो एक में कवर नहीं हो पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो बीच में रुक गया था, तो हम जिसको पार्ट 2 करके डाल दूंगी मैं इसमें, पार्ट 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 2, और पहले वाली पार्ट 1 में आपको मिल गई होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको जो है बेनिफिशियल लग रही है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो ठीक है। ऑल दी बेस्ट सभी को, जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे, तो सबको ऑल द बेस्ट। अभी मैं थोड़ा नींद में हूँ, रात में वीडियो बना रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।